हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव का नया शो खबर विलायती। हमारा मोटिव है विदेश की सारी खबरें आपको बताना, जिससे हम सबको दुनिया की सारी खबरों और इश्यूज का आइडिया हो और हम जान पाएं कि विदेश में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दें, चलिए जानते हैं विलायती खबरें। आज इस वीडियो में बात करेंगे इन खबरों की, जानेंगे कि तुर्की में भूकंप के बाद क्या चल रहा है, वहां के कैसे हालात हैं और आने वाले समय में कैसे बढ़ सकता है खतरा। बात होगी ब्रिटेन में हुए एक बड़े बम ब्लास्ट की, जानेंगे कि बैक टू बैक यूएस के पास ही क्यों दिख रहे हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उससे पहले इस शो की शुरुआत होगी एक जीके के क्वेश्चन के साथ, जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम तो भी बुलेटिन के अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, भारत के किस हस्ती ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब खबरों पर आते हैं। तुर्की में भयावह भूकंप के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। हर तरफ तबाही बिखरी हुई है। 100 साल के सबसे खतरनाक भूकंप के बाद कई देशों की मदद से सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। भूकंप से तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 28,000 को पार कर चुकी है। तुर्की में इस समय क्या हाल है, आप हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की इस रिपोर्ट को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर शहर उजाड़ हो गए हैं, वीरान हो गए हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इस चीज को लेकर भी है कि यहाँ पर लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। जाहिर तौर पर इस तरीके की स्थिति चोरों के लिए खुला मैदान है। इसी चिंता से निपटने के लिए फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तैनात हैं, जो गश्त कर रहे हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं उन दुकानों की, उन सामानों की, उन जगहों की भी, क्योंकि चोरों के लिए ये एक ऐशगाह की तरह बन गई है। खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं, इस वक्त हम अंताकिया शहर के अंदर है, जो कि सीरिया बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर इस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके अंदर कुछ लोग, जिन्हें कथित तौर पर सीरियाई कहा जा रहा है, उन्हें पकड़कर लोग मार रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें पुलिस के हवाले किया जा रहा है और यह है कि ये लोग यहाँ चोरियां कर रहे हैं, खासतौर पर इस भूकंप प्रभावित इलाके के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लोगों की दुकानें, लोगों के कारोबार, लोगों के घर जो हैं वो इस समय खुले हैं, इस तरीके से बर्बाद हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का सामान जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पर बिखरा हुआ है। लोगों के घरों में भी लगभग इसी तरीके की स्थिति है, लोग यहाँ पर नहीं हैं। और ऐसे में जो बड़ी चुनौती हो जाती है वो ये हो जाती है कि यहाँ पर किसी तरीके की अव्यवस्था, अराजकता ना फैले। और इसी के मद्देनजर तुर्की सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही सख्त ताकीद लोगों के लिए की गई है कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी। इस सब के बीच वहाँ के लोगों को शेल्टर्स में शिफ्ट किया जा रहा है और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की को फुल सपोर्ट दिया है। वहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है। वहाँ के लोगों को ब्रेड और शोरबा दिया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाई कैलोरीज कैरी करते हैं। लेकिन आने वाला समय तुर्की के लिए अधिक भयानक हो सकता है। सीस्मोलॉजिस्ट डोगन पेरनिक ने चेतावनी दी है कि पहले से ही डिजास्टर प्रोन कंट्री में जल्द ही 7 तीव्रता का एक और जोरदार भूकंप आ सकता है। ये चेतावनी तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भयानक भूकंप के कुछ ही दिन बाद दी गई। दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सी ऑफ मरमरा में उनके अध्ययन पर ये स्टडी बेस्ड है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुर्की के शहर कनाकिले में हर 250 साल में भूकंप आता है। आखिरी भूकंप 287 साल पहले आया था। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अब समय आ चुका है। पिछले 10 दिनों से मैं मरमरा सी की दिशा में शहर कनाकिले में बड़ी भूकंपीय गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सीस्मोलॉजिस्ट ने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से खास नक्शों का इस्तेमाल करके देश में भूकंपीय गतिविधियों की डेली मॉनिटरिंग और विश्लेषण में लगा हुआ हूँ। खैर, डोगन पेरनिक के दावों में कितनी सच्चाई है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आपदा की मार झेल रहे तुर्की के लोगों के लिए ये भविष्यवाणी डराने वाली है। भूकंप के बाद तुर्की में अशांति और अराजकता बढ़ गई है। 3 बचाव समूहों का कहना है कि देश में दक्षिणी हिस्से में अशांति के चलते बचाव कार्य बाधित हो रहा है। अज्ञात समूहों के बीच झड़प का हवाला देते हुए जर्मन बचाव दल
और ऑस्ट्रेलियाई सेना ने शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। एक बचाव कर्मी ने कहा कि खाद्य आपूर्ति घटना और सुरक्षा के और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लगभग 50 लोगों को लूटपाट के आरोपों में गिरफ्तार अभी तक कर लिया गया है। अब इस सब के बीच एक और बात की काफी चर्चा हो रही है कि क्या इस कैलेमिटी से प्रेसिडेंट एर्दोगन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको बता देती हूँ। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब अर्दोआन आज से करीब 20 साल पहले सत्ता में आए थे और सत्ता में उनकी एंट्री उस भीषण भूकंप के बाद हुई थी जिसने पिछली सरकार की नाकामी को सत्ता पर ला दिया था। साल था 1999। 1999 में आए भीषण भूकंप ने तुर्की की जनता में आक्रोश की लहर भर दी थी और उस आक्रोश की लहर पर सवार होकर अर्दोआन देश के प्रमुख पद पर तैनात हो गए। लेकिन वक्त का पहिया आगे बढ़ता गया। अर्दोआन का विजयी रथ घूमते हुए फिर से भूकंप के बर्बाद हुए शहरों के किनारे आ गया है, जहां के करहाते लोग अर्दोआन से पूछ रहे हैं कि क्या आपका इंतजाम यही था। तुर्की में यह विनाशकारी भूकंप उस वक्त आया है जब देश आज से करीब 3 महीने बाद आम चुनावों के लिए वोट डालने वाला है। अर्दोआन एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव की रेस में सबसे आगे जरूर हैं, लेकिन इस बार उनके आगे 5 विपक्षी पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन मुकाबले के लिए खड़ा है। अर्दोआन 20 सालों से सत्ता में जमे हैं, लिहाजा पब्लिक का मिजाज भी उनके कामों को टटोल रहा है। अर्दोआन का राजनीतिक भविष्य इस बात पर टिका हो सकता है कि जनता की विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के प्रति अर्दोआन सरकार को लेकर कैसी प्रतिक्रिया दिखती है। भूकंप की भीषण तबाही के बीच तुर्की में राजनीति भी तेज हो गई है और अर्दोआन के विरोधियों ने भूकंप को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया करना तेज कर दिया है, खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पिछले 2 दशक से अर्दोआन देश की सत्ता के केंद्र में है, लेकिन उनकी सरकार ने भूकंप आने के बाद कैसे मैक्सिमम राहत पहुंचाई जाए इसको लेकर काम नहीं किया और यही वजह है कि तुर्की पहले से और ज्यादा बर्बाद हो गया। लेट रिएक्शन की वजह से वहां जान माल का भारी नुकसान हुआ। भूकंप के इतने घातक होने का एक प्रमुख कारण बिल्डिंग निर्माण में सही मानदंडों का पालन नहीं करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुर्की में एक ऐसा ही विनाशकारी भूकंप साल 1999 में आया था और उसके 3 सालों के बाद देश में आम चुनाव करवाए गए थे, लेकिन उस समय तुर्की एक वित्तीय संकट के बीच घिरा हुआ था और उसका पूरा फायदा उठाया अर्दोआन ने। आज आसमान छूती महंगाई से तुर्की की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है और अर्दोआन को समस्या से निपटने के लिए व्यापक आलोचनाओं का सामना करना भी पड़ा है। तुर्की की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि साल 1999 में आए भूकंप के बाद दिवंगत प्रधानमंत्री बुलेंट एसेविट का जिस तरह से विरोध किया गया था, उसे अब अर्दोआन को याद करना चाहिए। उन्हें इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि उस वक्त प्रेसिडेंट को भी उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जो इस समय अर्दोआन को करना पड़ रहा है। चलिए अब अगली खबर पर आते हैं। ब्रिटेन में हुआ एक बड़ा बम ब्लास्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के कई अवशेष अभी भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनमें से कई म्यूजियम में रखे गए हैं तो कुछ इंसानों के लिए अभी भी खतरा बने हुए हैं। हाल ही में ब्रिटेन के एक कस्बे में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक बम इनएक्टिव करने के दौरान ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि इलाके में भगदड़ मच गई और लोग दहशत में आ गए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट के मुताबिक बम को डिफ्यूज करने से पहले नॉरफोल्क में ग्रेट यारमouth से सैकड़ों निवासियों को निकाल लिया गया था। पुलिस ने बताया कि बम इनएक्टिव करने की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही समय बाद विस्फोट हो गया था। ब्लास्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 13 सेकंड के इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि बम विस्फोट से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। पुलिस ने इस क्लिप को ट्वीट भी किया है। खबरों की माने तो पुल निर्माण के दौरान मिले 3 फीट लंबे बम का पता चलने के कुछ ही घंटे के भीतर पुलिस ने इस इलाके को सील कर दिया था। वहां से लोगों को शिफ्ट भी करा दिया गया था। बम के आसपास 200 से 400 मीटर इलाके में रहने वाले लोगों को घरों को खाली करने की सलाह दे दी गई थी। सेना की एक टीम ने इस हफ्ते की शुरुआत में कह दिया था कि अगर बम में विस्फोट होता है तो ये 2 मुख्य गैस पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गैस डिफ्यूजन नेटवर्क कैंडिडेट ने मंगलवार को ट्वीट किया कि हमारी टीम ने
आसपास के क्षेत्र में मौजूदा गैस पाइपों का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि विस्फोट से हमारी किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। नेटवर्क ने कहा कि गैस सुरक्षित रूप से फ्लो हो रही है। सुरक्षा बलों ने पुष्टि की है कि धमाके में किसी तरह की भी हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है। पिछले साल दिसंबर में बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दक्षिण पश्चिम ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स में संभावित रूप से वर्ल्ड वॉर II के हजारों बम मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि देश में 743 हवाई हमले हुए थे, जिसमें से प्रत्येक में 5 से 30,000 डिवाइस शामिल हैं। इसमें से कई अभी भी एक्टिव हैं। अब अगली खबर पर आते हैं। यूएस कनाडा की बॉर्डर के पास दिखा चौथा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अमेरिका के आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFO दिखने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमेरिका कनाडा बॉर्डर के पास एक UFO देखा गया, जिसे अमेरिकी सेना के फाइटर जेट ने मार गिराया। अमेरिका और कनाडा के आसपास में पिछले एक सप्ताह के अंदर UFO दिखने की 4 घटनाएं हो चुकी हैं। इन 4 में से 3 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अमेरिका के आसमान में देखे गए थे। एक UFO को कनाडा के एयर स्पेस में देखा गया था। इन चारों को ही अब तक फाइटर जेट्स की मदद से शूट डाउन किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चौथा UFO लेक ह्यूरन के ऊपर देखा गया। बता दें कि ह्यूरन झील उत्तरी अमेरिकी की 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ये मिशिगन झील का पूर्वी भाग है। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को शूट डाउन करने के बाद नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड नोराड ने इस हवाई क्षेत्र से उड़ने वाले विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि एयर स्पेस का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। अमेरिकी सांसद ने भी ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के अलास्का के तट के निकट भी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया गया था। इससे पहले कनाडा के एयर स्पेस में एक संदिग्ध वस्तु को अमेरिकी वायुसेना ने मार गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने फोन पर बात करी और इसे गिराने का फैसला लिया। अमेरिकी आसमान में UFO दिखने की शुरुआत चीन के जासूसी गुब्बारे के साथ हुई थी। अमेरिका ने चीन के उस जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था जो करीब एक हफ्ते तक अमेरिका के कई राज्यों के आसमान में देखा गया था। अमेरिका के अलावा उसे कनाडा और लैटिन अमेरिका के एयर स्पेस में भी देखा गया था। इस सब के बाद वहां हड़कंप मच गया था। अमेरिकी राज्य मोंटेना के ऊपर देखे गए बलून का आकार 3 बसों के बराबर था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस स्पाइंग बलून से लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी बीते कुछ दिनों में अमेरिकी वायु क्षेत्र में देखे जा रहे इस बलून को ट्रैक किया जा रहा था। अमेरिकी सैन्य विमानों के जरिए भी इस पर नजर रखी जा रही थी और बाद में उसे राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश मिलने के बाद शूट डाउन कर दिया गया। जिस मोंटेना क्षेत्र में चीन का जासूसी गुब्बारा उड़ रहा था, वहां पर अमेरिका का एक न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है। अमेरिकी सेना को शक था कि वो जासूसी गुब्बारा उन संवेदनशील इलाकों की ओर से गुजरेगा और कई जरूरी जानकारी चीन तक पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि उस गुब्बारे का आकार काफी बड़ा था, मलबा नीचे गिरने का भी डर था, इसलिए इसे गिराने का फैसला काफी लेट लिया गया। फिलहाल इस इंटरनेशनल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज के क्वेश्चन का आंसर आपको बता देती हूँ। भारत के किस हस्ती ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका जवाब है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पदभार संभाल चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 1918 में हुआ था। वे 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री थे। वो 8वें उपराष्ट्रपति थे और 9वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। उन्होंने 1985 से 1986 तक पंजाब के राज्यपाल का पदभार भी संभाला था। अंतिम राज्यपाल दायित्व उन्होंने 1986 से 1988 तक महाराष्ट्र में निभाया। इसके बाद ही वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति चुने गए थे। इसके बाद ही वो राष्ट्रपति बने। उनका निधन 26 नवंबर 1999 को हुआ था। फिलहाल खबर विलायती में इतना ही। See you next Tuesday.